हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजिंग के टाइप्स, इन सब को हमने बहुत थॉरली पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम लोग डेलीगेशन और उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे। लेक्चर के एंड तक लगे रहिएगा। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कराया जा रहा है और आपके सीबीएसई के आंसर्स को बहुत इजीली अटेम्प्ट करने की इसके अंदर शॉर्टकट की भी बताई जाएगी। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। देखो, डेलीगेशन का सीधा सीधा सा मतलब होता है काम को अपने नीचे वाली टीम को ट्रांसफर करना, ताकि मैनेजर जो है ओवर बर्डन से बच सके। आपको देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि मम्मी के पास बहुत सारा काम किचन में होता है, तो मम्मी कहीं ना कहीं आपकी सिस्टर या आपको वो काम ट्रांसफर कर देते। ऐसे ही पापा के पास दुकान पर बहुत सारा काम है, पापा अपनी शॉप पर बहुत बिजी हैं, उन्होंने अपने बेटे या बेटी या वाइफ को बुलाया और अपना थोड़ा सा काम उनको ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि पापा के पास अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, वो दुकान की और एक्टिविटीज को फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही घर के अंदर कोई गेस्ट आने वाला है, मम्मी बहुत ज्यादा किचन में बिजी है, वो बहुत सारी मेन एक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, मम्मी ने किचन का काम अपनी बेटी या बेटे को हैंड ओवर कर दिया। अब मम्मी के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है गेस्ट की अदर एक्टिविटीज को देखने का। तो डेलीगेशन का मतलब होता है जब आप अपने नीचे वाली टीम को काम ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि आपका वर्कलोड कम हो जाता है। ड्यू टू इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ मैनेजिंग एवरी टास्क अलोन, डेलीगेशन बिकम एसेंशियल फॉर ए मैनेजर। आपको क्या लगता है एक मैनेजर सारा काम खुद मैनेज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजर अगर सारा काम खुद मैनेज करने के बारे में सोचेगा तो बहुत ओवरबर्डन रहेगा। A manager overwhelmed by the volume of work recognize the necessity to delegate authority। एक मैनेजर को जब ये लगा कि उसके पास बहुत सारा काम है, उसने सोचा कि अब मुझे अपने अथॉरिटी को नीचे डेलीगेट कर देना चाहिए, अब अपना काम नीचे वाली टीम को ट्रांसफर कर देना चाहिए टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली, ताकि मैनेजर अपना टाइम कोर एक्टिविटी को दे सके और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर सके। डेलीगेशन इन्वॉल्व द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में क्या होता है कि आपकी जो अथॉरिटीज हैं वो नीचे की साइड ट्रांसफर करी जाती है, मतलब मैनेजर अपना काम अपने नीचे टीम को दे रहा है। बाय डेलीगेटिंग रूटीन टास्क टू सबऑर्डिनेट, अगर मैनेजर अपने रूटीन टास्क नीचे की टीम को ट्रांसफर करता है, अब मैनेजर कैन फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मैनेजर जो है अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है और टारगेट को भी अचीव कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेलीगेशन के एलिमेंट्स। इस डेलीगेशन के एलिमेंट्स को समझने के लिए हम ये साइंस फेयर के एग्जांपल को बहुत थॉरली समझेंगे। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्कूल देयर वर 2 स्टूडेंट। एक स्कूल के अंदर 2 स्टूडेंट है, राज एंड प्रिया, बोथ एंथुसियास्टिक अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग साइंस फेयर। दोनों बहुत एक्साइटेड है एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए। द साइंस फेयर वॉज अ प्रेस्टिजियस इवेंट। साइंस फेयर उस स्कूल की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है। एंड द स्टूडेंट वर ईगर टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी। और जितने भी स्टूडेंट है वो अपनी क्रिएटिविटी और साइंटिफिक स्किल्स को शो करने के लिए बहुत ज्यादा उस साइंस फेयर में ईगर है। अब अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट जो हैं हमारे डेलीगेशन के, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब अगर मैं बात करता हूं अथॉरिटी की, यहां पर इस साइंस फेयर में टीचर का क्या रोल है? मैडम शर्मा द साइंस टीचर, मैडम शर्मा साइंस टीचर हैं, हैड द अथॉरिटी टू सेलेक्ट स्टूडेंट फॉर द साइंस फेयर। अब यहां पर मैम के पास पूरी अथॉरिटी है अपने हिसाब से साइंस फेयर के लिए टीचर्स को सेलेक्ट करने की, एंड असाइन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोजेक्ट देने के लिए शी चूज राज एंड प्रिया बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। अब मैडम शर्मा ने राज और प्रिया को चूज करा उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को देखते हुए। Madam Sharma granted authority to Raj and Priya to independently choose and develop their respective science project। यहां पर मैडम शर्मा ने राज और प्रिया को इंडिपेंडेंटली पावर दी है कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो यहां पर अथॉरिटी का मतलब हो गया एक तरीके से नीचे वाली टीम को पावर देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में राज और प्रिया का क्या रोल है, जो कि दोनों स्टूडेंट है। राज डिसाइडेड टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस।
अब यहां पर राज ने डिसाइड करा है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे जो वाटर प्यूरिफिकेशन को इंडिकेट करता हो, वाइल प्रिया चूज टू क्रिएट अ सोलर पावर मॉडल, और जबकि प्रिया चाहती है कि वो एक सोलर पावर मॉडल को ले। बोथ स्टूडेंट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चूजन प्रोजेक्ट, और दोनों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। राज एंड प्रिया वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्चिंग प्लानिंग, अब यहां पर राज और प्रिया अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एंड एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोजेक्ट, और वो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं, एंश्योरिंग दे मेट द क्राइटेरिया सेट बाय मैडम शर्मा, और दोनों इस बात के लिए बहुत फोकस कर रहे हैं कि जो मैम ने उन्हें क्राइटेरिया बताया साइंस फेयर के लिए, उनके प्रोजेक्ट उस क्राइटेरिया पे बिल्कुल फुलफिल हो। अकाउंटेबिलिटी, वाइल राज एंड प्रिया वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, हालांकि राज और प्रिया ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो दोनों के दोनों उस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैडम शर्मा रिमेन अकाउंटेबल फॉर द ओवरसीइंग द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन स्टिल जो मैम है उनकी वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल हैं इस बात के लिए कि स्टूडेंट ने जो पार्टिसिपेशन किया उसके लिए वो कामयाब हो। एज द साइंस टीचर मैडम शर्मा हेल्ड रेगुलर चेक्स इन विद राज एंड प्रिया, मैडम जो है रेगुलर चेक कर रही हैं राज और प्रिया के प्रोजेक्ट को, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस, उनको गाइडलाइंस दे रही हैं, एंश्योर कर रही हैं दे वर ऑन ट्रैक, कि ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट बिल्कुल ट्रैक पर ही बनाए। इफ एनी चैलेंजेस अराइज, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हुए चैलेंज आ रहे हैं, मैडम शर्मा वाज आंसरेबल टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट, मैडम शर्मा कहीं ना कहीं आंसरेबल हैं, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स के लिए। तो यहां पर अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी का मतलब होता है एक व्यक्ति के पास राइट है नीचे वाली टीम को ऑर्डर देने का, जैसे मैडम शर्मा के पास राइट है राज और प्रिया को चूज करके उनको प्रोजेक्ट देने का। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, मतलब अथॉरिटी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल में अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये हमारी डाउनवर्ड्स ट्रांसफर करती है अथॉरिटी। Responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform assigned duty. Responsibility जो आपके सबऑर्डिनेट है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें जो भी काम दिया गया उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। It flows upwards making subordinate responsible to their superior, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है कि जितने भी सबऑर्डिनेट हैं वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Accountability that means answerable for the final outcome. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फाइनल आउटकम के लिए आंसरेबल होना, इवन व्हेन अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, हमने नीचे वाली टीम को अथॉरिटी दी है, ट्रांसफर कर दिया है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक्सेप्ट कर दी है, फिर भी जो बॉस है वो अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा। इट फ्लोज अपवर्ड मेकिंग सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। यहां पर सबऑर्डिनेट जो है आंसरेबल हैं अपने सुपीरियर के लिए कि उनका काम जो है सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। Now the question is explain importance of delegation. देखो डेलीगेशन में अब तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि बॉस अपना काम नीचे वाली टीम को ट्रांसफर करता है, उससे कहीं ना कहीं बॉस के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोर एक्टिविटी को करने के लिए। तो यहां पर डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अ स्कूल प्रिंसिपल बाय डेलीगेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टू वाइस प्रिंसिपल, एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो अपना टास्क जो है वाइस प्रिंसिपल को ट्रांसफर करते हैं। कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोस्टर ओवरऑल स्कूल डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं उनका मोटिव होता है अच्छी प्लानिंग करना, अपने बर्डन को कम करके, ताकि स्कूल के डेवलपमेंट को ग्रोथ दी जा सके। डेलीगेटिंग टास्क एम्पावर मैनेजर टू फोकस ऑन क्रूशियल मैटर। अगर हम डेलीगेशन की बात करते हो तो यहां पर मैनेजर के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है डेलीगेशन ऑफ वर्क के बाद कि वो क्रूशियल मैटर को फोकस कर सके। एनहेंसिंग देयर एफिशिएंसी एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, और कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी को डेवलप कर सके, प्रोवाइड कर सके अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ के लिए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, देखो सीधी सी बात है, जब मैनेजर अपना काम नीचे वाली टीम को देगा तो नीचे वाली टीम कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी का यूज करेगी और अपनी ग्रोथ को करेगी नई नई क्रिएटिविटी से उस काम को पूरा करके। इन ए टेक कंपनी अ टीम लीड डेलीगेट कोडिंग टास्क टू टीम मेंबर। एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वहां पर एक बॉस ने अपने टीम मेंबर्स को काम ट्रांसफर किया, अलाउइंग देम टू डू देयर स्किल्स बिकम प्रोफिशिएंट इन कॉम्प्लेक्स टास्क, और बॉस ने उन्हें कहा है कि जो काम आपको ट्रांसफर किया गया आप अपनी स्किल्स से उसको पूरा करिएगा और उस काम को पूरा करने में अपने पोटेंशियल का यूज करिए। डेलीगेशन ऑफर एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट,
जब हम काम नीचे वाली टीम को ट्रांसफर करते हैं तो नीचे वाली टीम जब उस काम को करती है तो वो अपने टैलेंट को शो करती है। फोस्टरिंग स्किल डेवलपमेंट, उनमें स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर लीडरशिप रोल, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं मैनेजरशिप के लिए, लीडरशिप के लिए तैयार हो जाते हैं। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, थर्ड पॉइंट। इन अ कॉलेज प्रोजेक्ट अ प्रोफेसर डेलीगेट रिसर्च टास्क टू स्टूडेंट। एक कॉलेज में प्रोजेक्ट है और प्रोफेसर जो है कहीं ना कहीं अपना टास्क स्टूडेंट पर ट्रांसफर कर रहा है, एंड इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस। और जब प्रोफेसर ने अपना काम नीचे स्टूडेंट को ट्रांसफर करा, स्टूडेंट में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी प्रोफेसर ने हमें इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा, और कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंट भी हुए। एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू एक्सेल इन देयर स्टडीज, और इसी बात ने स्टूडेंट को मोटिवेट करा अपनी स्टडीज को और ज्यादा एक्सेल करने में। डेलीगेशन बूस्ट एम्प्लॉइज मोटिवेशन बाय इंटरेस्टिंग देम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उन पर ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है, और उनकी सेल्फ स्टीम को भी एनहेंस किया जाता है। नाउ द फोर्थ इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। एन इंडियन बिजनेस एक्सपेंड टू न्यू रीजन, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज। एक इंडिया में फर्म है, वो अपने बिजनेस को अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट में एक्सपेंड कर रही है, और कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट है अपने एम्प्लॉइज पर कि वो अपने एम्प्लॉइज को अलग अलग ब्रांचों में भेजेगी, और कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉइज उन डिफरेंट ब्रांचेस को हैंडल कर सकते हैं। लिवरेजिंग देयर एक्सपर्टाइज टू रेप्लिकेट सक्सेसफुल वर्क प्रैक्टिसेस एंड श्योर अ स्मूथ लॉन्च। और कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज की एक्सपर्टीज जो है सक्सेसफुल वर्क को शो कर रही है और एक स्मूथ लॉन्च दे रही है। डेलीगेशन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ बाय प्रिपेयरिंग अ स्किल वर्कफोर्स। डेलीगेशन में भी मैंने बताया था कि आप लोग जब अपनी नीचे वाली टीम को काम ट्रांसफर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने टैलेंट का शो करते हैं, और धीरे धीरे वो फ्यूचर मैनेजरशिप के लिए डेवलप हो जाते हैं, विच मेक्स देम कैपेबल ऑफ टेकिंग लीडरशिप रोल इन न्यू वेंचर। और धीरे धीरे ये जो एम्प्लॉइज होते हैं ये किसी नए वेंचर की लीडरशिप भी इजिली हैंडल कर सकते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। देखो, जब भी हम काम डेलीगेट करते हैं तो सबको पता है कि टॉप लेवल अपनी नीचे वाली टीम को काम ट्रांसफर करेगी, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हिरार्की को भी शो करता है। इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी द डिग्री ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी डिटरमाइंस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जब एक हम कंपनी की बात करते हैं वहां पर जब कोई बॉस अपना काम नीचे की टीम को ट्रांसफर करता है तो ये पता लग जाता है हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसके लिए आंसरेबल है, एंड द पावर एसोसिएटेड विद ईच जॉब पोजीशन। और ये भी पता लग जाता है कि यहां पर किस जॉब की कितनी पावर पोजीशन है। डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। डेलीगेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, फ्रेमिंग द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। और ये कहीं ना कहीं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के एक हिरार्की को डेवलप करता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जांपल विद इन एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस क्लियर डेलीगेशन हेल्प्स डिफाइंड रोल्स। अगर हम बात करते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिस की, वहां पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसने अपना काम नीचे वाली टीम को ट्रांसफर कर रखा है, और कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है उनके रोल को डिफाइन करने में। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड प्रमोटिंग एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। और कहीं ना कहीं ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को तो खत्म कर ही रहा है और एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन को भी प्रमोट कर रहा है। Delegation with its element of authority, responsibility and accountability clarifies power and duties. Delegation कहीं ना कहीं authority, responsibility और accountability की वजह से power और duties को बिल्कुल clear करता है, prevent करता है overlap और ensure करता है effective coordination को। तो यहां पर हम लोगों ने डेलीगेशन के सारे इंपॉर्टेंस को कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा हम फैमिली एग्जांपल लेते हैं। आप डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आपके घर में डिसीजन लेने की पावर अगर घर के हेड के हाथ में है और कोई दूसरा व्यक्ति वो डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसीजन पावर इन वन हैंड। और अगर यही डिसीजन पावर फैमिली के सभी मेंबर्स में डिस्पर्स हो जाती है, इसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। सेम, इमेजिन योर स्कूल हैज अ बिग प्रिंसिपल हु यूजुअली डिसाइड एवरीथिंग। आपके स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल हैं जो हर एक चीज खुद डिसाइड करते हैं। दैट्स बिट लाइक अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज जब प्रिंसिपल हर एक चीज खुद डिसाइड करते हैं तो वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है।
Now let's say the principal decide to let class monitor, student, leader help choose the activity for student fair. That is decentralization. अब यहां पर प्रिंसिपल ने डिसाइड करा है क्लास के मॉनिटर, स्टूडेंट्स, इन सबको कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी पावर ट्रांसफर करते हैं जिससे कि वो अपने स्कूल के फेयर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले सकें और डिसीजन ले सकें. इसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन इज लाइक शेयरिंग डिसीजन मेकिंग पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब बॉस अपनी डिसीजन पावर को नीचे तक शेयर करता है, इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. इन सम प्लेसेस द बिग बॉसेस मेक ऑल द डिसीजन. कुछ प्लेस पर तो जो बॉस होते हैं सारे डिसीजन खुद लेते हैं, मतलब वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं. बट इन अदर प्लेसेस इवन द स्मॉल बिजनेस बॉसेस गेट टू मेक सम चॉइस. अब कुछ जगह क्या होता है कि जो बॉस होते हैं वो अपनी पावर जो है नीचे टीम में शेयर करते हैं. When decisions are shared with the smaller bosses, we call it decentralization. और जब आप अपने डिसीजन को नीचे की टीम के साथ शेयर करते हैं तो इसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस बहुत हद तक मैच करते हैं. तो जो हेडिंग्स मैच करते हैं आप उनको एज इट इज भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग मैच नहीं करते आप उनको डिफरेंट फॉर्म में ही लिखिएगा. फर्स्ट इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट. इन एन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचर्स गिव ऑटोनॉमी टू डिजाइन लेसन प्लान. एक स्कूल के अंदर टीचर्स को यह पावर दी गई है कि वो अपना लेसन प्लान खुद डिजाइन कर सकते हैं. क्लासरूम एक्टिविटीज को भी वो खुद डिजाइन कर सकते हैं. बिकम मोर इनोवेटिव एंड कॉन्फिडेंट. और इस चीज से जितने भी टीचर्स थे वो ज्यादा इनोवेटिव और कॉन्फिडेंट हो गए. डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग सबऑर्डिनेट. अगर बॉस डिसीजन पावर नीचे तक की टीम में ट्रांसफर करता है, शेयर करता है उनके साथ, तो नीचे वाली टीम में कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिलायंस और एक कॉन्फिडेंस भी बन जाता है. बाय गिविंग देम द फ्रीडम टू मेक डिसीजन. ऐसा क्यों? क्योंकि बॉस जो है नीचे वाली टीम को फ्रीडम देता है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. सेकेंड, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. ये चीज हम लोगों ने डेलीगेशन में भी पढ़ी थी. In an Indian corporate setting, employees give opportunity to handle project independently. एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को एक प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की परमिशन दी गई है. देयर लीडरशिप स्किल्स, उनको यह बताया गया कि वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को इस प्रोजेक्ट में शो भी कर सकते हैं. कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पूल ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर मैनेजर. धीरे धीरे ये जो चीज है इन एम्प्लॉइज को फ्यूचर मैनेजर बना सकती है. डिसेंट्रलाइजेशन अलाउज सबऑर्डिनेट टू प्रूव देयर एबिलिटीज इंडिपेंडेंटली. डिसेंट्रलाइजेशन में जब बॉस अपनी डिसीजन पावर नीचे शेयर करता है तो सबऑर्डिनेट के पास अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का एक चांस मिलता है. कंट्रीब्यूटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल लीडर. धीरे धीरे जब एम्प्लॉय अपने स्किल्स को शो करता है, अपने डिसीजन पावर को शो करता है, तो उनमें एक डेवलपमेंट होता है पोटेंशियल लीडरशिप का, जो कि उन्हें फ्यूचर में एक मैनेजर बना सकता है. क्विक डिसीजन मेकिंग. आप खुद सोचिएगा, बॉस ऑफिस में बैठ के दिल्ली के अंदर ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है या जो टीम सहारनपुर के अंदर काम कर रही है, रुड़की में काम कर रही है, वो ऑन द स्पॉट ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकती है और क्विक डिसीजन ले सकती है. ऑफ कोर्स जो टीम रुड़की या सहारनपुर के अंदर है वो ज्यादा क्विक डिसीजन ले सकती है. इन एन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग एट प्रोडक्शन यूनिट एंश्योर स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन. अगर हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर जो डिसीजन पावर है वो डिसेंट्रलाइजेशन. तो प्रोडक्शन यूनिट जो है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंग कर सकती है जैसे कि मार्केट डिमांड करती है. फैसिलिटेटिंग क्विकर एडेप्टेशन टू डायनेमिक एनवायरमेंट. और कहीं ना कहीं ये क्विक एडेप्टेशन होगा डायनेमिक एनवायरमेंट के लिए. डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेलरेट डिसीजन मेकिंग बाय अलाउइंग डिसीजन टू मेक एट लेवल क्लोजेस्ट टू द एक्शन. डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन है उसी के क्लोज एक एक्शन लिया जाता है, विच रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक डिले. नाउ द लास्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. इन एन इंडियन आईटी फर्म, एक हमारी इंडियन आईटी फर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट टाइम रिलीव्स टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम माइक्रो मैनेजिंग ऑपरेशनल डिटेल. अगर कोई बॉस डिसेंट्रलाइज कर देता है तो जितने भी छोटी छोटी चीजों पर वॉच करने की जरूरत है वो उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है. मतलब छोटी चीजें या रूटीन चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी नीचे वाली टीम बहुत इजीली देख सकती है. और इससे मैनेजर अलाउ देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रॉडर स्ट्रेटजी. अब इससे क्या होता है कि मैनेजर जो होता है अपनी मेन चीजों पर फोकस कर सकता है.
डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन बाय टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, टॉप मैनेजर्स जो होते हैं सुपरविजन बिल्कुल भी नहीं करते, वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाते हैं इस टास्क के, अलाउइंग देम टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन। कहीं ना कहीं वो बॉस जो है रूटीन टास्क से जब फ्री हो जाते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक और मेन डिसीजन पे फोकस करते हैं। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। आप लोगों ने ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझा है। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन दोनों में आपको समझ में आ गया डिफरेंस कि डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन पावर को नीचे तक शेयर किया जाता है और डेलीगेशन में सिर्फ अपना वर्कलोड नीचे की टीम को दिया जाता है, इमीडिएट नीचे वाली टीम को दिया जाता है ताकि बॉस का वर्कलोड कम हो सके। और दोनों ही सिचुएशन में बॉस जो होता है रिलीफ फील करता है और कोर एक्टिविटी पे फोकस करता है। अब हम लोग एक बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप उस प्रीवियस ईयर सीरीज को वॉच करिएगा, आपको वो सीरीज बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेगी और आपके मार्क्स को बहुत तेजी से एनहेंस करेगी। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।